अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। तो बेटा हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा इस टॉपिक में से लाजमी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में और ये लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन 5 नंबर का सवाल लाजमी आता है। तो आएँ जी आज इसको पढ़ते हैं। ये लॉ है क्या? सबसे पहले इन 1869 में गुल्डबर्ग एंड पीवे, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लॉ पेश किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। वो लॉ ऑफ मास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिसमें कोई शय रिएक्ट करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, लेट हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, मतलब बना रहे हैं C और प्लस D। अब इसमें A और B ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक नई टर्म आई है, वो टर्म क्या है? एक्टिव मास। तो सवाल यह है कि व्हाट इज मीन एक्टिव मास? अगर मैं आपको एक्टिव मास, बेटा वो मास होता है किसी भी रिएक्टेंट का जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारे के सारे रिएक्टेंट तो रिएक्ट नहीं करते। अब जितने रिएक्टेंट हमने रिएक्शन में दिए हैं उसमें से कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर देख वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव होने की वजह से वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मसलन मैं फर्ज करता हूँ ये A और B, अब A और B रिएक्टेंट हैं, इसके जो एक्टिव मास हैं, जितनी ज़्यादा इसकी एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा इसका रेट होगा। अब सवाल यह है कि रेट क्या होता है? तो बेटा रेट का मतलब अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ तो रेट का मतलब यहाँ है स्पीड, यानी जितना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा उतनी ही रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या कहते हैं? एंड द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और किसी भी केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो पहले हम सिंगल किसकी बात करें? इसकी बात करें, हम इस पूरे रिएक्शन की बात करते हैं। तो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हमें टोटल रिएक्टेंट लेने हैं, जो रिएक्टेंट में है A भी लेना है, उसमें B भी लेना है, एक्स मोल जितने भी होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल रिएक्शन। फर्स्ट करें A और B रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं C और D में, और साथ ये दोनों, अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम जानते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो डबल रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। उसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। तो फ़र्ज़ किया ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है और ये रिवर्स रिएक्शन हो गया है। और इसके साथ मैं लगा देता हूँ ये स्मॉल a, के साथ स्मॉल a, B के साथ स्मॉल b, C के साथ स्मॉल c और D के साथ स्मॉल d लगा देता हूँ। A, B, C, D ये क्या है? इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और साथ जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, ये इनके कोएफिशिएंट हैं, स्मॉल c है, ये स्मॉल d हैं। इनके कोएफिशिएंट जिनको हम कहते हैं, ये इनके मोल्स हैं, ये इनके वो मोल्स हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो बड़ा देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? A और B रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं C और D में। किसमें? यानी A प्लस B रिएक्ट करके कन्वर्ट किस में हो रही हैं? C प्लस D में। तो A के साथ वैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब देखें इसमें रिएक्टेंट कौन सी हैं? A और B। तो लिखते हैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें बेटा याद रखिए एक्टिव मास को हम शो किससे करते हैं? यहाँ लिखते हैं एक्टिव मास मीन मोलर कंसंट्रेशन। लिखता हूँ यहाँ मैं, व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास क्या होता है?
एक्टिव मास मीन मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे तैयार करते हैं इसको हम? स्क्वायर, यानी बड़ी ब्रैकेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है? इसका बेटा यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ एक्टिव मास वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये इसका यूनिट होता है एक्टिव मास का। तो जब भी हम एक्टिव मास को शो करेंगे, किसे शो करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ लिखता हूँ ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सी है? ए और बी। यहाँ लिख दिया हमने ए और यहाँ लिख दिया बी, और साथ क्या कहा है? उनके एक्टिव मास। तो एक्टिव मास के लिए क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं कि दरमियान में प्लस लगाते हैं। बेटा यहाँ है प्रोडक्ट, देखें यहाँ क्या है? प्रोडक्ट है, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट लगानी है, सम नहीं है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ प्लस लगा दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या लगाना है? मल्टीप्लिकेशन, ये इसका प्रोडक्ट है। और साथ इनके जो मोल्स हैं वो इनके बन जाएंगे एक्सपोनेंट, यानी ए के साथ स्मॉल ए और बी के बजाय इनके कुव्वतुन्मा बन जाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ ए फॉरवर्ड क्या हो गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस से क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर सकते हैं इक्वलिटी के साइन के साथ। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ये बिल्कुल वैसे आ गया, और यहाँ लगा देंगे इक्वलिटी का साइन। क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो साथ में कहते हैं के एफ, ये हो गया। तो इधर लगा देंगे के एफ। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जगह रिमूव करते हैं, हम लिखते हैं इक्वलिटी का साइन, तो साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और बाकी वैसे वैसे यहाँ ए आ गया और ये यहाँ क्या आ गया है? बी, और साथ ये इनके एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा हो गए। तो ये हो गया बेटा नंबर 1। उसके बाद लिखते हैं हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स भी है ना कि सी डी रिएक्ट करके क्या बना देंगे? ए और बी। तो लिख देते हैं रिवर्स रिएक्शन का रेट। रिवर्स रिएक्शन तो रिवर्स कौन सा होगा? जिसमें सी और डी आपस में रिकम्बाइन करके क्या बना देंगे? ए प्लस बी। तो सी के साथ स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, और तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिख देंगे हम। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो क्या बनेगा? सेम वही चीज़ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा है? सी और डी। तो यहाँ हम लिख देंगे सी स्क्वायर ब्रैकेट और डी स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ जो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो इनके क्या बन जाएंगे? पावर्स बन जाएंगे, इनके एक्सपोनेंट बन जाएंगे, सी और डी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम चेंज करेंगे इक्वलिटी के साइन के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? के आर। क्योंकि ये रिवर्स आ रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या है? के आर है। तो सेम वैसे जाएगा यहाँ सी, और ये आ जाएगा डी। इधर क्या बन जाएगा? सी और डी। ये हो गया 2। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम बेटा उस वक्त इस्टेब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। सो एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं यहाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब आपस में इक्वल हो जाए तो उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब इनके लिखते हैं वैल्यू। पहले का लिखेंगे के एफ ए इंटू बी, साथ इनके एक्सपोनेंट
ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी इनके एक्सपोनेंट सी और डी। अब के एफ को के आर पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं के एफ ओवर के आर, पता नहीं यहाँ नज़र भी आ रहा है, के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू, इसको रीअरेंज करेंगे, प्रोडक्ट बटे के ऊपर आ जाएंगे और जो रिएक्टेंट हैं वो बटे के नीचे आ जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि एक और कांस्टेंट यहाँ मैं बल्कि ऊपर लिख रहा हूँ इसको, कि जो के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू होता है के सी। इस के सी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि के सी इज़ इक्वल टू सी इंटू डी स्मॉल डी ए इंटू बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अब गौर करें इस रिएक्शन को हमने किस तरह लिखा है। तो के सी क्या होता है बेटा, के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हम किसी भी रिएक्शन का के सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है, के सी आता है। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।